मैं हार नहीं मान सकती। मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं जिठानी जी को दिखा सकूं कि मैं भी कम नहीं हूँ। अगर इंसान मन में ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं इसको इतना सुंदर बना दूंगी। थोड़े अच्छे अच्छे फूल वाले पौधे लगा देती हूँ और लाइट भी लगा दूंगी ताकि शाम को ये और अच्छा लगे। ये कहकर रूपाली छोटे छोटे पौधे लाकर उसमें पानी डाल देती है और एक एलईडी लाइट से सजा देती है। लेकिन सवाल ये है कि रूपाली इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो जिठानी को वो मेहनत करके दिखाना चाहती थी? क्या उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आया था? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां रूपाली और उसकी जेठानी सुनैना एक साथ एक ही घर में रहते थे। लेकिन सास के देहांत के बाद दोनों अलग अलग रहना शुरू करते हैं। बड़ा बेटा रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है, वहीं छोटा बेटा छोटे घर में रहकर मामूली से गोदाम में सामान उठाने का काम करता था। भारी वजन उठाने की वजह से सतीश को पीठ दर्द की शिकायत थी। तभी एक दिन, अरे तू फिक्र क्यों करता है, मालिक तुझे काम से नहीं निकालेंगे, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। ये कहकर सतीश उसकी बोरी उठाकर रख देता है, जिसमें उसके बहुत तेज दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत मजदूरी करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बेटा अपने रेस्टोरेंट में बिजी रहता है। अरे मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री, कैसा लगा आपको हमारे रेस्टोरेंट का फूड? मिस्टर अविनाश, आपके रेस्टोरेंट की बात ही अलग है। आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा बनता है। मैं तो बार बार वीकेंड पर यहीं आना चाहता हूँ फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलेंगे। अभी नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा फूड डिशेस लॉन्च हो रही है। मैंने इटालियन शेफ जो रखे हैं। ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज एंड कांग्रेचुलेशंस। चलते हैं, सी यू अगेन। मिस्टर और श्रीमती अग्निहोत्री के जाने के बाद अविनाश की वाइफ सुनैना कहती है, लगता है हमारा रेस्टोरेंट काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बस दिन रात ऐसे ही तरक्की होती रहे, अच्छा लगता है। देखना माँ जी के बाद हम कहां से कहां पहुंच गए। और वहीं आपका छोटा भाई और मेरी देवरानी अभी तक इस छोटे घर में रह रहे हैं और गोदाम में काम कर रहे हैं। वो जैसे भी काम करे उनकी लाइफ, तुम मेरे साथ चिल करो ना। या बट आज मैं अपनी देवरानी से मिलकर आऊंगी, हाल चाल लेना भी जरूरी है ना गरीब लोगों के ये कहकर सुनैना उसके रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है, जहां वो झाड़ू पोछा कर रही होती है। मैं जो सोच ही रही थी वही निकला। तुम अपने घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हो। यहाँ मेरा रेस्टोरेंट नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और तुम वही करीब के करीब रहना। दीदी आप आइए ना, बैठिए। नहीं, मुझे तुम्हारे घर में बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे हालचाल लेने आई थी, सो ले लिए। सुनैना रूपाली की गरीबी का मजाक उड़ाकर चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों में सतीश का ज्यादा वजन उठाने से इतना पीठ दर्द हो जाता है कि उसके पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से वो काम करते हुए गिर जाता है। गोदाम का दोस्त अंकुर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके पीठ पर काफी सारी पट्टी बांध देते हैं और उसे 3 महीने के आराम करने को कहते हैं। 2 घंटे बाद अंकुर सतीश को उसके घर छोड़ता है और रूपाली को सब कुछ बताता है, जिसे सुन वो रोने लगती है। क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले ही बता देती तो आज ऐसा नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है भाभी। ये मेरे बदले का काम भी खुद करता था और देखो लोड पड़ने से क्या हो गया। अंकुर कुछ भी मत बोल, दोस्त के लिए इतना तो करना ही था। तकलीफ तो मुझे पहले से ही थी। लेकिन अब तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? 3 महीने क्या खाएगा? मैं तो खुद तेरी परेशानी हल नहीं कर सकता। भाई साहब, आप इन्हें घर तक लेकर आए और इतना सोचा बहुत है। अब कुछ ना कुछ मैं ही कर लूंगी। दिन गुजरते हैं। गरीबी में रूपाली को एक एक खाने के लिए मोहताज होना पड़ जाता है और वो किसी से काम की सलाह लेती है तो पड़ोसन शेफाली उसे टिफिन सर्विस के बारे में बताती है। क्या ये सच में काम करेगा? देखो, तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है तो रसोई से ही रोजगार शुरू कर दो। बहुत सारे लोग करते हैं और तुम तो खाना भी अच्छा बनाती हो। ये मेरे पति का ऑफिस का नंबर ले लो, यहाँ पर टिफिन सर्विस के लिए बोला था, तुम जाना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया शेफाली। फिर रूपाली घर के कुछ पैसों से खाना बनाने का सामान मसाले ले आती है और टिफिन वाला खाना बनाकर पहले दिन शेफाली के पति के ऑफिस में खाना देने जाती है, जहाँ उसके टिफिन का खाना सबको पसंद आता है। अरे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम परमानेंटली आपको यहाँ का खाना बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। रूपाली अपनी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे वो दूसरे ऑफिस में भी टिफिन सर्विस देती है। जैसे ही ये बात जेठानी को पता चलती है तो वो उसकी गरीबी पर हंसने आ जाती है। अब तुम टिफिन सर्विस देकर मुझसे आगे निकलना चाहती हो क्या?
तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहाँ मेरा रेस्टोरेंट और कहाँ तुम्हारा 2 दिन का काम। मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो पाओगी। भाभी, आप हमारे छोटे से टिफिन सर्विस के काम से इतना डर क्यों रही हैं? भला हम आपके रेस्टोरेंट से क्यों मुकाबला करेंगे? रूपाली ने तो बस शुरुआत की है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। Whatever। सुनैना ये कहकर चली जाती है और वो अक्सर बीच बीच में आकर दोनों गरीब देवर देवरानी का मजाक उड़ाती थी। वहीं घर से टिफिन सर्विस के साथ अब वो रसोई से ही रोजगार चालू कर देती है, जिससे लोग उसके घर पर आकर खाना खाने लगते हैं। तो एक दिन, हाय रूपाली दीदी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपके छोले चावल, राजमा चावल बहुत अच्छे हैं और मैंने तो आपकी टिफिन सर्विस के बारे में भी सुना है, लेकिन ऐसे घर में खाना खाकर अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा खाना खिलाने का सेटअप बिठा दो, जैसे कि छोटा मोटा रेस्टोरेंट या होटल होते हैं। हाँ बहन जी, ऐसे घर में रसोई में आकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी जगह होना चाहिए कि बाहर के लोग आपका बोर्ड देखकर खाना खाने आए और नजारा भी अच्छा हो। मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगी। घर तो रोड पर है और मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। लोगों को खाना खिलाने के बाद दोनों पति पत्नी बात करते हैं। रूपाली, तुमने सुना था ना ग्राहक आज क्या बोल रहे थे? इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम छत पर लोगों को बिठाने का जुगाड़ कर लेते हैं। छत पर खाना खाते हुए उन्हें अच्छा लगेगा। हम थोड़ा सजा देंगे और इस छोटी सी रसोई में खाना खिलाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब टिफिन सर्विस से थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाते हैं, तो मैं कुछ LED सस्ती लाइट ले आऊंगी और पौधे खरीद लूंगी। पहले आपकी मैं दवाई लेकर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है। दवाई लाने के बाद रूपाली के पास बहुत कम पैसे होते हैं, जिससे वो अच्छी लाइट की जगह सस्ती लाइट और पुरानी लड़ी ले आती है। साथ ही फूलों को जड़ से उठाकर ले आती है और प्लास्टिक के बोतल और डिब्बे को काटकर उनका गमला बना देती है, जिससे छत पर सफाई करके डेकोरेशन करती है और किराए पर 4 टेबल कुर्सी का इंतजाम कर लेती है। साथ ही रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा देती है और चाय कॉफी छोटे मोटे स्नैक्स देना भी शुरू कर देती है। वाह रूपाली दीदी, आपका ये छत वाला रेस्टोरेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मुझे समोसे मिलेंगे? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। सब लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई। तभी बाहर के लोग गाड़ी रोक कर बोर्ड पढ़कर उनके छत वाले रेस्टोरेंट पर चढ़ जाते हैं, जहाँ सतीश बैठकर ऑर्डर लेता था। वाह, सिटिंग मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है। मैंने इस जगह के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन आया अब हूँ। हम पहले टिफिन सर्विस का काम करते थे। मेरी पत्नी ने रसोई से रोजगार खोला है। बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? वेज थाली, स्नैक्स, फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स? स्पेशल खाना मंगवा दीजिए और साथ में कॉफी भी। सतीश बैठे बैठे फोन करके अपनी पत्नी को खाना बनाने का ऑर्डर दे देता है और वो नीचे की रसोई से खाना बनाकर ऊपर ले आती है। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना को अपने रेस्टोरेंट पर इतना घमंड था कि उसके शेफ भी उसकी तरह घमंडी थे और एक दिन किसी स्पेशल गेस्ट को वो कीड़े वाला खाना दे देते हैं, जिससे पूरे रेस्टोरेंट का माहौल खराब हो जाता है और मीडिया में भी उनके रेस्टोरेंट की थू थू होने लगती है। ओह नो, ये क्या हो गया? हमारा रेस्टोरेंट डूब गया। अविनाश, अब हम लोग क्या करें? हमें तो कोई और शेफ भी नहीं मिल रहा। मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा पैसे देने पर भी कोई शेफ नहीं आ रहा, वरना उनके भी रेपुटेशन पर सवाल खड़े होंगे। लगता है मुझे कोई और काम देखना होगा। देखो देखो कितना बेकार रेस्टोरेंट है। ये जो खाने में कीड़े डाल कर देता है, वही वाली बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान, पर इनके तो कीड़े हैं भगवान में। अरे भाई, मैं ढाबे पर खा लूंगा, लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट में बेकार खाना तो नहीं खाऊंगा। और यहाँ पास में ही टॉप रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा और सस्ता खाना बनाते हैं वो। अरे हाँ, मैंने उनके हाथ का खाना खाया, बहुत अच्छा बनाते हैं। सुनैना, ये किस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? तुम्हारे भाई की बीवी ने घर से ही रसोई का रोजगार चालू किया था और अब टिफिन सर्विस से उसने छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया है छत पर। क्या? मेरे पास सब कुछ होने पर सब खराब हो गया और न चाहते हुए भी उसने बना लिया। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन उनका रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पैसों की दिक्कत होने पर सुनैना अपनी गरीब देवरानी के पास पहुंचती है, जहां वो पैसों के अमीर होने के बाद भी इस छोटे से घर में रहकर गुजारा करते हैं। रूपाली, मैंने तुमसे और देवजी से बहुत कुछ बोला है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम किसी तरह मेरी मदद कर दो, मेरा रेस्टोरेंट खुलवा दो। किसी की गलती की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। दीदी, आपको अपनी गलती का पछतावा है तो ठीक है, मैं किसी से बात करती हूँ। कोई शेफ मिल जाएगा तो आपके यहाँ भेज दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली। आज अपनी जेठानी को अपने हाथ का कुछ खिलाओगी नहीं? आइए ना।
फिर रूपाली अपनी जेठानी को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाती है। इससे देवरानी जेठानी के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है और रूपाली जेठानी के रेस्टोरेंट के लिए अपने कहने पर शेफ और कस्टमर को उनके रेस्टोरेंट में भेजती है, जिससे धीरे धीरे जेठानी का रेस्टोरेंट भी चलने लगता है और वो हमेशा देवरानी के एहसानमंद रहती है। पूरी छत हरी सब्जियों से भरी हुई है। जहाँ मिट्टी से लथपथ छोटी बहू बबीता कुछ गमले में मिट्टी भर रही है। उसके आसपास सब्जियों के कुछ पौधे रखे हैं तो वहीं बड़ी बहू शीला बाल्टी में कपड़े लेकर छत पर आती है और तार पर डालते हुए बोलती है, तुम फिर से इन सब्जियों में लग गई। हर टाइम गंवारों की तरह मिट्टी में हाथ सान कर रखना जरूरी है क्या? दीदी, सब्जियां उगाना, उनकी देखभाल करना क्या सिर्फ गंवारों का काम होता है? क्या मॉडर्न लोग पेड़ पौधे का ख्याल नहीं रखते? बबीता की बात सुनकर शीला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बबीता को आए अभी 2 महीने ही हुए थे, पर क्योंकि बबीता सब्जी उगाने में और अपनी गाय का ख्याल रखने में लगी रहती थी, इसीलिए शीला उसे गंवार समझती थी। माँ जी, अपनी इस गंवार बहू को बोलो कि अपनी गायों को शांत करवा कर आए। दीदी, मेरी गाय भूखी है शायद, इसीलिए इतना शोर मचा रही है। मैं बस खाना बनाकर अपनी गाय के पास ही जा रही हूँ। चलो शुक्र है कि आज इस गंवार ने अपनी गाय को नहलाने से पहले खाना बना लिया। वैसे माँ जी, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग इस गंवार के हाथों का खाना कैसे खा लेते हैं? क्यों बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अगर तुझे बहू के हाथ का खाना नहीं पसंद तो क्या, हमें तो पसंद है। वो वेजिटेरियन है, फिर भी हम नॉन वेजिटेरियन के परिवार में रह रही है और बहू वो सफाई से खाना बनाती है। सफाई से खाना बनाती है। अभी जब वो अपनी गाय का गोबर उठाकर आएगी, दूध निकाल कर आएगी, तब उसकी हालत देखना आप। पता नहीं आपको ऐसा क्या पसंद आया इस गंवार लड़की में जो आप इसे घर में उठाकर ले आई। शीला अपनी देवरानी को गंवार बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं बबीता खाना बनाकर बाहर जाती है, जहां वह अपने हाथों से अपनी गाय को रगड़ रगड़ कर नहलाती है और आसपास की सफाई करती है। कुछ देर बाद में गोबर एक बड़े से टब में उठाकर बाहर फेंकने जाती है और ये सब कुछ छत पर खड़ी होकर शीला देख रही होती है। तो वहीं काजल कॉलेज से आती है और अपनी भाभी के हाथों में गोबर का टोकरा देख उससे कहती है, भाभी, आपको इन गोबर से बदबू नहीं आती है? कैसे कर लेती हो आप इतना सारा काम? बदबू कैसी, और ये गोबर तो बहुत काम आते हैं। ये गोबर काम के हो या ना हो, मुझे उससे क्या, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं चली खाना खाने। अब बबीता गोबर लेकर फेंकने जाती है तो वहीं बबीता की गैर मौजूदगी में रसोई में जाकर शीला अपने लिए नॉनवेज बनाती है। नॉनवेज की खुशबू सूंघकर काजल शीला के पास जाती है। बड़ी भाभी, आप नॉनवेज बना रही हैं, पर खाना तो बन चुका है ना? हाँ, बन चुका है, पर तुम तो जानती हो कि मैं उस गंवार देवरानी के हाथों का खाना नहीं खाती, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे घर में नॉनवेज नहीं बना। जब से वो आई है तब से तो घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए नॉनवेज बना लूं। वैसे ही तुम खाना चाहो तो खा सकती हो। भाभी, नॉनवेज तो मेरा फेवरेट है, पर मैं क्या करूं, बबीता भाभी के हाथ का खाना इतना लाजवाब होता है कि नॉनवेज की याद ही नहीं आती। पर आज मैं नॉनवेज जरूर खाऊंगी। इस तरह काजल बबीता का बनाया खाना ना खाकर शीला का बनाया हुआ नॉनवेज खाती है। कुछ देर बाद सारा काम खत्म करके अपनी गाय का दूध निकालकर बबीता भी घर में आती है और पूरे परिवार को नॉनवेज खाता देख मुस्कुराती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब बबीता अपनी गाय की दूध से सबके लिए खीर बनाती है तो खीर को सूंघती हुई शीला बबीता से कहती है, इस खीर में से भी बदबू आ रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप सब कैसे खा रहे हैं। पर शीला, मुझे तो बदबू नहीं आ रही और खीर काफी ज्यादा लाजवाब बनी है। एक बार टेस्ट करके देखो। नहीं, मैं ये खीर नहीं खा सकती। अगर मैंने ये खीर खाई तो मुझे उल्टी हो जाएगी। भाभी, आप कभी भी बबीता के हाथ का खाना क्यों नहीं खाती? वो इसलिए निखिल, क्योंकि दीदी को ऐसा लगता है कि मैं गंवार हूँ, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन, मिक्सी जैसी चीज चलानी नहीं आती और मैं हमेशा अपनी उगाई हरी सब्जी से पकवान बनाती हूँ। बहू, तू ऐसी बातें करके क्यों अपना मन छोटा कर रही है? बड़ी बहू का मन नहीं करता तो छोड़ दे उसे। आप सही कह रही है माँ जी। वैसे शाम हो गई, मैं छत पर जाकर अपनी सब्जी के पौधों को पानी देकर आती हूँ। उदास बबीता अपने पौधों को पानी देने के लिए चली जाती है और काफी देर तक छत पर ही बैठकर अपने पौधों से बात करती है। समय यूं ही गुजरता है और शीला का जन्मदिन पास आ जाता है। शीला अपने जन्मदिन की खुशी में घर वालों से कहती है, चिराग, मेरा जन्मदिन आ रहा है और ये जन्मदिन मेरा ससुराल में पहला है, इसलिए मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ और अपनी सभी रिलेटिव को बुलाना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पर एक बार माँ से भी परमिशन ले लो। अरे बेटा, तुम लोग की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर बहू का इतना ही मन है तो हम बहू के बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी रख ही देते हैं और माँ पार्टी में पकवान छोटी भाभी बना देंगी। कोई जरूरत नहीं है उसके हाथों से खाना बनवाने की, उसे मिक्सी तो चलाना आता नहीं है, पकवान क्या ही बनाएगी, और वो तो नॉनवेज खाती भी नहीं है और ना ही बनाएगी।
ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, तो कोई ढंग का हलवाई ही रख लेना। अपनी सास की बात सुनकर शीला को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेती है और केक भी ऑर्डर कर लेती है। जन्मदिन वाले दिन कुछ डेकोरेटर आकर घर सजा देते हैं, तभी शीला के पास हलवाई का फोन आता है। अरे मैडम माफ करना, पर आज शाम को मैं आपकी दावत में खाना बनाने नहीं आ पाऊंगा। मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। आप कोई दूसरा हलवाई देख लीजिए। भैया आज ही घर में पार्टी है और आप आज मना कर रहे हैं? मैं इतनी अर्जेंट बेसिस में कहाँ से हलवाई देखूं? शीला बोल ही रही होती कि हलवाई वाला फोन रख देता है, जिसके बाद शीला बहुत परेशान होती है और इधर उधर फोन घुमाने लगती है। हेलो अनीता, यार कोई हलवाई है तेरी नजर में? मैंने 2-4 हलवाई वालों से बात करी है पर कोई फ्री नहीं है। अरे यार मेरी नजर में भी कोई हलवाई नहीं है, तो कोई दूसरा इंतजाम कर ले। अनीता से बात करके शीला और कुछ लोगों को फोन करती है, पर उसे वहां से भी निराशा ही हाथ आती है। जिसके बाद शीला की परेशानी देख चिराग उससे कहता है, शीला 12 बज चुके हैं, अब हलवाई मिल पाना मुश्किल है, इसलिए कह रहा हूँ तुम अपनी बर्थडे पार्टी के पकवान अपनी देवरानी से ही बनवा लो, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। कुछ नहीं आता उस गवार को, मैं उस गवार से अपने जन्मदिन पर कोई पकवान नहीं बनवाने वाली। बहू तेरे पास समय नहीं है, माना कि छोटी बहू नॉनवेज नहीं खाती और वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनाती, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे पकवान नहीं आते। तुझे अपने बर्थडे पार्टी में जो पकवान चाहिए वो छोटी बहू को बता दे, वो शाम तक सारा खाना तैयार कर देगी। घर वालों के कहने पर और टाइम देखकर शीला ना चाहते हुए भी अपनी देवरानी के पास जाती है। ये मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है, मेरा केक बस आता ही होगा, बस हलवाई वाले ने सही समय पर धोखा दे दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें खाने में 7-8 तरह का पकवान बनाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, घर में कोई सामान नहीं है, इसलिए छत पर जो हरी सब्जी उगी हुई है मैं उनसे मिक्स वेज, पालक के पकौड़े, मेथी का पराठा, मटर पनीर, मलाई मटर, दाल मखनी, वेज चाउमीन और पाव भाजी बना देती हूँ। इतना बोलकर बबीता छत पर जाकर अपनी सारी सब्जियां तोड़ ले आती है और अपनी गाय का दूध भी निकाल कर लाती है और अकेली बैठकर रात के 8 बजे तक खाना बनाती है। और 8 बजे तक सारे मेहमान भी आ जाते हैं और सभी लोग साथ में मिलकर शीला का केक कटवाते हैं। ये लो शीला, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। केक तो कट चुका है, खाना भी आप सबका यही है, आप सब खाना खाकर जाइएगा, खाना तैयार है। घर आए मेहमान अब खाना खाते और खाना खाते ही सभी लोग खाने की तारीफ करने लगते हैं। शीला, तुम्हारा तो हलवाई भाग गया था, फिर तुमने अपने खाने का ऑर्डर किससे दिया? ये सारे पकवान तो लाजवाब बने, हमें नॉनवेज ज्यादा पसंद है, पर ये वेज खाना इतना टेस्टी है कि इसके सामने तो मेरा नॉनवेज खाने का भी दिल नहीं कर रहा। मैंने तो सोच लिया है, अपने घर में मैं जब भी पार्टी करूंगा तो तुम्हारी इसी हलवाई को बुलाऊंगा, नंबर भेज देना उसका। खाने की तारीफ सुन शीला को बहुत अच्छा लगता है और सभी मेहमानों के जाने के बाद शीला भी पहली बार अपनी देवरानी के हाथ का बना खाना खाती है और उसे भी वो खाना बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। बबीता, मुझे माफ करना, इतने दिन हो गए पर मैंने आज तक तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाया। जब आज खाया तो सच में मैं तुम्हारे वेज पकवान की दीवानी हो गई, मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। जेठानी जी, आज पहली बार आपने मुझसे प्यार से बात की है, वो भी बिना गवार बोले। मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लेकर आई थी पर देने से डर रही थी। जेठ जी ने मुझे बताया था कि आपको रबड़ी बहुत पसंद है। ये रबड़ी मैंने अपनी गाय के दूध से बनाई है, अगर आप खाना चाहती हो तो ही खाना। ये तोहफा तो मेरा अब तक का बेस्ट तोहफा है। अब शीला बाकी परिवार की तरह अपनी देवरानी को अपना लेती है और अब जब भी बबीता घर में कोई पकवान बनाती तो शीला सबसे